मज़ा तो आता ही होगा ना प्रैक्टिस सेट करने में, क्योंकि यही तो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी नींव का काम करता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लिया है, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं करा है, तो विश्वास कीजिए वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए अगर पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस सेट करो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस सेट करें, तब आप पाएंगे कि आपने पकड़ी है अपने सब्जेक्ट में कमांड। और हम कर रहे हैं आजकल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर, और आज है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जिसमें होंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल यूज़फुल हैं यूपी और यूके के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती हो, चाहे फिर वो IBPS हो, IBPS RRB हो, या यूपी SSSC का एग्ज़ाम हो, UPP का एग्ज़ाम हो, या XYZ कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर हिंदी आती हो, उसके लिए बिल्कुल ही ये इम्पोर्टेंट है। हम कर चुके हैं अभी तक 26 प्रैक्टिस सेट, और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वागतम। स्वागतम क्या है? स्वागतम। और आपको बताना है कि स्वागतम में कौन सी संधि का प्रयोग होता है। डोंट बी थिंक कि आज सर क्वेश्चन फ्लैश नहीं होगा क्या सामने से, बिल्कुल भैया होगा। असल में पहला क्वेश्चन पता नहीं कहीं गिर गया, रखा तो था पीडी में, पता नहीं। खैर, तो स्वागतम में आपको बताना है कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। स्वागतम में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, स्वागतम के अंदर जो संधि का प्रयोग है वो है यण संधि। कौन सी संधि है बच्चों? यण संधि। समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वे और यहाँ पे लिखा है आधा सा, और मैंने आपको बताया है ये या वा से पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो समझ लेना वो यण संधि है। तो इसका सही आंसर होगा यण संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है भानुदय। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। अब देखिए, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूजन में रहता है, उसे लगता है कि उसने संधि का चैप्टर पढ़ लिया पर फिर भी आंसर सही नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि उसे ये नहीं पता होता या ये वो अच्छे से याद नहीं कर पाता कि किस संधि से हमें क्या प्राप्त होता है। ये याद करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए दीर्घ संधि से क्या मिलता है, वृद्धि से क्या मिलता है, व्यंजन से क्या मिलता है और गुण संधि से क्या मिलता है। जैसे कि साफ साफ मालूम है कि दीर्घ संधि से हमें क्या मिलता है, तो दीर्घ संधि से हमें क्या क्या मिलता है, बड़ा आ मिलता है, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये 3 चीजें मिलती हैं। तो बताओ इन तीनों में से क्या क्या है इसके अंदर? बड़ा आ भी है, बड़ा ऊ भी है। कौन सा हुआ? दीर्घ संधि हुआ। कितना आराम से लग जाएगा, कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि ना कर पाए। तरीका समझ रहे ना, तरीका देखें आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। अब देखो, मैं आपको फिर से बताऊं, यण संधि से हमें क्या प्राप्त होता है? पहली बात यह और वह। क्या इसके अंदर यह और वह है? हाँ सर जी, यह है। समझना आज बिल्कुल अच्छे से। पर एक शर्त और होती है यण संधि की, इससे पहले जो वर्ण होना चाहिए वो आधा होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे आधा ता हो, आधा ना हो, आधा सा हो, जो भी हो आधा हो। तो क्या आधा है? नहीं, खेल खत्म। दीर्घ संधि आपको क्या देती है? कुछ भी बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता नहीं गुण संधि क्या देती है। गुण संधि देती है आपको छोटा ओ, और छोटा ओ की मात्रा होती है ये वाली। क्या इसमें है? हाँ सर, ये रही, लगा दो गुण संधि। कितना आसान नहीं है क्या? परंतु बच्चे बिल्कुल ही सही से नहीं कर पाते, कई बार तो परेशानी होती है, इसलिए प्रैक्टिस सेट बने हैं, करिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको याद होना चाहिए, जैसे ये सारी संधियां हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि से आपको क्या मिलता है। अगर विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा से शैशल्यम मिलता है। आपको क्या मिलता है? शैशल्यम। तो इसके अंदर हैगा, लगा दो सी। आसान नहीं है क्या? बिल्कुल। देखो तरीका समझो, आज एकदम ऐसा जादुई तरीका है, एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में देखते हैं क्या है। उच्चारण का संधि बताइए कौन सी उच्चारण में? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विलोम संधि या फिर विसर्ग संधि। समझना कौन सी संधि इसके अंदर निहित है। तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या विलोम संधि। अब इसका आंसर क्या होगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए चा का निर्माण किससे होता है। सर जी चा का निर्माण तो चा से ही होता है, तो ता से होता है, सॉरी, तो व्यंजन संधि। ये सब पता होना चाहिए आपको, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है
6 से 10 तक दिए गए सही संधि विच्छेद के विकल्प को चुनिए। कौन सा सही संधि विच्छेद है उसके बारे में आपको बताना है। लिखा है उल्लेख। अब आपको आया यहाँ पर उल्लेख। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखने से पहले ही पता करें, कोशिश करें, तभी अच्छा होगा कि उल्लेख है तो ला किससे बनता है। सर जी ला तो ता से बनता है। किससे बनता है? तय से बनता है। तो क्या इसके अंदर तय है? नहीं है। क्या इसके अंदर है? नहीं है। क्या इसके अंदर है? नहीं। किस में था? ये रहा था। समझो, यही तो तरीका है, बेस्ट तरीका, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अत्याचार। अत्याचार। अब देखो यहाँ पर यह भी आया है और आधा तय भी आया है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि हुई? पहली बात तो ये यण संधि हुई। समझे? क्यों? यह से पहले आधा तय, यण संधि हुई। और यण संधि में यह का निर्माण कब होता है? वो होता है छोटी ई प्लस ऐसे, छोटी ई प्लस ए, और बड़ा आ का डंडा लग रहा है तो बड़ा आ होना चाहिए। अब देखो इन सब में किस में है? क्या इसके अंदर छोटी ई दिख रही है? यहाँ पर नहीं। क्या यहाँ पर है? नहीं। सर जी यहाँ पर तो है और यहाँ भी है, तो ये दो तो बाहर हो चुके, ये दो बचते हैं हमारे पास। अब आगे देखो आना चाहिए बड़ा आ, तो क्या इसमें बड़ा आ है? नहीं है, इसमें च है। यहाँ रहा बड़ा आ, लगा दो आंसर। देख रहे हो ना, बिल्कुल सही साइंटिफिक तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग, और स्नेहबाज भी ना हो तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होगी। देखते हैं 8 का क्वेश्चन। दिगंबर। दिगंबर का क्या होगा? अब देखेंगे, आपको पता होना चाहिए गै का निर्माण किससे होता है। सर जी गै का निर्माण होता है कैसे? कै के नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या इसके अंदर है? क्या इसमें है कै? क्या इसमें है कै? सर इसमें भी कै है, इसमें भी कै है, परंतु कै के नीचे हलंत लगा होना चाहिए क्योंकि ये व्यंजन संधि से है। तो ये वाला भाग, ये वाला सिलेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर, दिक प्लस अंबर। कितना आसान तरीका है, क्या नहीं है बच्चों आसान तरीका? देखेंगे, सीखेंगे। आज मजेदार क्लास होती है, हर एक क्लास। चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो इतने से काम में क्या जाता है। कई बार तो बच्चों को ये को भी समझ आता है क्यों करूं मैं लाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है पावक। पावक, पावक, देखो पावक, पावक, आपकी आवाज आ रही है? पावक, पावक, आवक की आपकी आवाज आ रही है? आव किस में आता है? सर जी अयादी संधि में आता है। अयादी संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंदर आती है। पर आपको बताना है कि बना किससे है। अब ये आव का निर्माण कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। किससे होता है? ओ प्लस अक, पोअक से बनेगा पावक, पोअक से बनेगा पावक। क्लियर है? अब इसके लिए एक बार अयादी संधि देखें अगर कम समझ में आता हो तो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है उपेति का संधि विच्छेद आपको बताना है। उप प्लस इति, उपे प्लस इति, उप प्लस एति, उप प्लस इति। तो यह जो सही आंसर होगा, उपेति लिखा है। क्या लिखा है? बड़े ए की मात्रा है। बड़ा ए का निर्माण कैसे होता है? बड़ा ए मतलब ये वाला ए, या फिर इसकी जो मात्रा वो ऐसी होती है, ये वाली है ना डबल मात्रा। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है ए प्लस ए हो या फिर ए प्लस ए हो। अब बताओ, कुछ ऐसा होता है इसका निर्माण। क्लियर है? तो ये कहां पर है? ये आप क्या लगाएंगे? सी आंसर। क्लियर है या नहीं? बहुत ही अच्छे तरीके से उपेति। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? ठीक है ना? अब कैसे पहचानेंगे उपसर्ग लगा हुआ है नहीं? तो शुरू का वर्ड हटा के देखो, अगर वो हटाने के बाद कोई मीनिंगफुल शब्द बचता है, क्योंकि उपसर्ग तो शुरू में जोड़ा जाता है ना किसी भी शब्द के, कोई मीनिंगफुल शब्द बचता है तो इसका मतलब उपसर्ग लगा हुआ है, और नहीं बचता तो नहीं लगा हुआ। अब लिखा अप प्लस बाद। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अप एक तरफ और वाद एक तरफ, तो वाद का अपना एक मीनिंग होता है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, बहस की प्रतियोगिता, तो इसका अपना मीनिंग है। इसका मतलब इसमें भी उपसर्ग है। पराजय, मैं परा को अलग कर दूं, जय को अलग कर दूं, तो जय का अपना एक मीनिंग है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या परा क्या है? उपसर्ग है। प्रभाव, मैं प्रे को अलग कर दूं, भाव को अलग कर दूं, तो भाव प्रे मैंने हटा दिया क्योंकि एक उपसर्ग है, भाव बचा। भाव का अपना एक मीनिंग होता है नहीं होता? जी होता है। अब आ जाओ ओढ़ना। अब मैं इसमें ओ को अलग कर दूं और ढना अलग कर दूं, तो ढना कोई शब्द होता है क्या? यही आंसर होगा। देख रहे हैं ना कितने आराम से आप लोग इसे हिट कर पाएंगे, बिल्कुल शांति तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसका मतलब 3 शब्द देशज हैं, कोई एक नहीं है। डेवरी देशज है, पोखर देशज है, डोर डोर होती है ना देशज है, पुष्कर पुष्कर देशज शब्द नहीं है। ठीक है ना, पुष्कर आपका देशज शब्द में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लिखा है 13 के अंदर 13 से 17 तक बताना है निम्नलिखित शब्दों के समास बताने हैं। क्या बताने हैं? समास। आइए देखते हैं। लिखा वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों है तत्पुरुष समास। वन के लिए वास या वन में वास है ना, वन वास, तो क्या आएगा? तत्पुरुष समास। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर अभी भी आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा। जैसे समास है, इसमें देखा आंसर गलत हो गया तो तुरंत समास के चैप्टर को उठाएं, ये समास की वीडियो हमारी ओपन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से एक बार समास का पूरा वीडियो देखें, फिर से करके देखें, फिर देखेंगे गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। यही तरीका है नंबर लाने का। चलते हैं अगली अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? दिग्गु समास, नए समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो भाई इसके अंदर है दिग्गु समास। क्यों? पंच आ गया शुरू में, पंच का मतलब 5, और जब ऐसा कुछ नंबर वाला सिस्टम आ जाता है तो दिग्गु समास होता है हमेशा। चलते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिखा है पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, दिग् या कर्मधारय। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए वैसे तो इसका एक मतलब ये भी होता है पीला है अंबर जो, तो ये हो सकता है उस प्रकार से कर्मधारय, लेकिन मैंने आपको बताया है आपको जो वरीयता है वो किसे देनी है? हमेशा बहुव्रीहि समास को देनी है। क्लियर है? पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग में किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखा है नरोत्तम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास। नरोत्तम में कौन सा समास है? वीडियो पॉज करके तुरंत से पहले आंसर दे, फटाफट आंसर दें। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है इसके अंदर। कौन सा है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आजन्म, दिग्गु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव। तो अव्ययभाव याद करें, आंसर बताया था आजन्म। जिन शब्दों के शुरू में आ, प्र, हाथ, यथा ऐसे प्रकार के शब्द आते हैं वो कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 18 से 26 तक के दिए गए प्रश्नों को शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है इसके अंदर कि इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। विलय लिखा है वृक्ष की छाल, मृग छाल, घेरा या आवरण। तो विलय का मतलब होता है घेरा। क्या होता है इसका मतलब? घेरा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 संपुट। क्या लिखा है? संपुट। अब यहां से थोड़ा सा टिपिकल मामला शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? मिश्रण, बंधी हुई अंजलि, मंजूषा या पिटारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंधी हुई अंजलि। मिश्रण, बंधी हुई अंजलि, मंजूषा या पिटारी। तो क्या आंसर सही है इसका? बंधी हुई अंजलि। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 का डी देखते हैं। प्रभंजन का क्या अर्थ होगा? अंजन, तोड़फोड़, तेज वायु या खंड खंड। तो प्रभंजन का मतलब होता है तेज वायु। क्या होता है? तेज वायु। अब यहाँ पर अपने आप को सचेत करें। आपने हिंदी में बहुत कुछ पढ़ लिया, पर आपने मान लो किसी कारण ये वाला पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़ा जहाँ पर अर्थ बताना। मैं गारंटी से लेता हूँ कि इस वाले का आंसर बहुत कम बच्चों को सही पता होगा। ठीक है ना, कि इसका आंसर है तेज वायु। अब मान लेते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन ये 5 आ गए, जैसे कि इसमें भी 5 या 6 हैं, तो आपको तो 5 क्वेश्चन एक साथ गलत हो जाएंगे क्योंकि आपको अर्थ नहीं पता होता। इसीलिए कुछ भी ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना, तो आंसर है तेज वायु। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं और लिखा है पुष्कल। तो इसका जो अर्थ है क्या है? जायफल, पुष्यफल, बहुत सा या हरा भरा। तो इसका भी देखिए अर्थ शायद आपको नहीं होगा। पुष्कल का मतलब होता है बहुत सा, मतलब बहुत सारा। पुष्कल मतलब बहुत सा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखा है प्रत्यागमन। इसका क्या अर्थ होगा? परिक्रमा करना, प्रतिरोध करना, बार बार आना, वापस आना। क्या होगा इसका? तो इसका अर्थ है वापस आना,
प्रत्यागमन, प्रत्यागमन मतलब वापस आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 22 का। चलते हैं 23 की तरफ। लिखा है परिवाद, परिवाद का क्या मीनिंग होता है? विवाद, संवाद, निंदा या परिवादवाद? परिवारवाद, इसका सही अर्थ होता है निंदा करना। परिवाद का मतलब है निंदा। अब देखिए, आपको गारंटी से कह रहा हूं इन 5 क्वेश्चनों में से शायद ही किसी एक का आंसर सही से पता होगा आज। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है शबनम का क्या अर्थ है? ओहो, शीत, ओस, पाला या कोहरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शबनम का अर्थ होता है बच्चों ओस। क्या आपको इसका आंसर पता था? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। लिखा है नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक, स्वर्गिक, पारस्परिक या स्वणिक? मैं आपको बता दूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में अपीयर हुआ है, तो इस पर जरा ध्यान रखेंगे। नैसर्गिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली। तो इसका आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इसका सॉरी, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है ना। नैसर्गिक का जो मतलब होता है प्राकृतिक होता है, इसका विलोम होता है आर्टिफिशियल वाला, है ना। फिलहाल इसका जो अर्थ है नैसर्गिक का जो मतलब होता है प्राकृतिक। क्लियर है या नहीं? तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें मजा आया हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।